आज हम कक्षा द्वादशी कला वर्ग विषय इतिहास का एक प्रकरण रावल रतन सिंह के बारे में। वही रावल रतन सिंह जिसे इतिहास में इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उनका कार्यकाल मात्र 1 वर्ष का रहा, परंतु भारतीय इतिहास में उन्हें इसलिए याद भी किया जाता है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के लिए भी उनका 1 वर्ष का कार्यकाल काफ़ी प्रसिद्ध रहा। ये हैं रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह राजपूतों के रावल वंश के वंशज थे, जिन्होंने चित्रकूट किले अर्थात जिसको अभी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ का किला कहा जाता है, वहाँ शासन किया, जो मेवाड़ के गुहिल वंश के वंशज हैं। रावल रतन सिंह के बारे में अगर हम और उनके जीवन परिचय को पढ़ें तो हम कह सकते हैं कि रावल समर सिंह के पुत्र वही रावल समर सिंह जिन्होंने 1273 से लगाकर 1302 तक शासन किया, और 1302 में जब उनकी मृत्यु हो गई तो 1302 में मेवाड़ के सिंहासन पर उनके पुत्र रावल रतन सिंह बैठे। रतन सिंह का कार्यकाल 1 वर्ष का रहा, परंतु ये कार्यकाल इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि दिल्ली के सुल्तान उस समय अलाउद्दीन खिलजी हुआ करते थे, और अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करना यह काफ़ी प्रसिद्ध रहा। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के कई कारण थे। इनमें से मुख्य कारणों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। रावल रतन सिंह के बारे में और भी हम जाने तो रानी पद्मिनी की कहानी भी इसमें सम्मिलित है, उनकी जौहर की गाथा भी इसमें सम्मिलित है। तो आज हम पढ़ेंगे रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कुछ कारण। पहला कारण, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। आप सभी जानते हैं, हमने पूर्व अध्ययन में पढ़ा है कि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी नेता था। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। वह सिकंदर के समान ही पूरे विश्व को जीतना चाहता था। वह अपने आप को विश्व विजेता नियुक्त करना चाहता था। इसी स्थिति में इतिहास में कहा जाता है कि उनको एक उपाधि भी दी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी, सिकंदर सानी का अर्थ होता है सिकंदर द्वितीय। उन्हें सिकंदर द्वितीय की उपाधि से भी नवाजा गया था। दक्षिण भारत की विजय और उत्तर भारत पर अपने अधिकार को स्थायी बनाए रखने के लिए उन्होंने एक निश्चय किया। वो निश्चय था राजपूत शासकों को जीतना। यानी अगर राजपूत शासकों को जीत लिया जाए तो उनकी जो है अधिकार एक स्थायी अधिकार के रूप में बदल जाएंगे। चित्तौड़ पर उनका आक्रमण इसी नीति का परिणाम था। अर्थात हम कह सकते हैं कि चित्तौड़ पर आक्रमण का प्रथम बिंदु अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। फिर आते हैं दूसरा बिंदु। दूसरा बिंदु अगर लें तो मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति। उस समय मेवाड़ की शक्ति काफ़ी चरम पर थी। हमने जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह के बारे में पढ़ा। ऐसे पराक्रमियों के शासनकाल में मेवाड़ की सीमाएं लगातार बढ़ रही थी। अर्थात मेवाड़ अपने उन्नत क्षेत्र में था, वह अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। इसी स्थिति में कहा जाता है कि इल्तुतमिश, नसरुद्दीन मोहम्मद और बलबन जैसे सुल्तानों ने भी मेवाड़ की इस बढ़ती हुई शक्ति पर लगाम लगाने का प्रयास किया, परंतु वे सफल नहीं हुए। समय समय पर जब भी मुगलों, तुर्कों, अरबों ने इनके ऊपर आक्रमण किया तो उनको मुक्की खानी पड़ी। ऐसी ही स्थिति में 1299 ईस्वी में मेवाड़ के रावल समर सिंह ने गुजरात अभियान भी किया था। ये घटना हमने पिछले अध्याय में पढ़ी है। तो उस मुगल सेना का गुजरात अभियान जो था, उस समय शाही सेना का सहयोग करना तो दूर, समर सिंह द्वारा उल्टा उनसे कर वसूला गया था। और ऐसी स्थिति में यह घटनाओं अलाउद्दीन खिलजी को आंख में कंकर की तरह चुभ रही थी, और इन्हीं घटनाओं को वो कभी भूल नहीं पाया, और इनका बदला लेने के लिए उसने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया। फिर चलते हैं तीसरा बिंदु। तीसरा, चित्तौड़ का भौगोलिक और सामरिक महत्व। यानी चित्तौड़ भौगोलिक दृष्टि से भी और सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहा जाता है कि दिल्ली से मालवा, गुजरात और दक्षिणी भारत जाने वाले प्रमुख मार्ग चित्तौड़ के पास से ही गुजरते थे, और उस समय दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी के लिए मालवा, गुजरात और दक्षिणी भारत पर राजनीतिक व्यापारिक प्रभुत्वता स्थापित करने के लिए चित्तौड़ पर अधिकार करना बहुत आवश्यक था।
कहा जाता है कि मौर्य राजा चित्रांगद द्वारा निर्मित चित्तौड़ का दुर्ग अभी तक किसी मुस्लिम आक्रमणकारी ने नहीं जीता था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के सामने एक प्रश्न भी था। वह इस बात को झूठा साबित करना चाहता था कि वह ये चाहता था कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ दुर्ग को जीता जाए, और इसी बात को लेकर उसने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया। ये था उसका तीसरा बिंदु। एक बार वापस, पहला बिंदु अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, दूसरा मेवाड़ की बढ़ती शक्ति, तीसरा चित्तौड़ की स्वयं की भौगोलिक और सामरिक महत्व। अब पांचवा, जिसको इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण का, वह कारण है पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के शासक रतन सिंह की सुंदर पत्नी महारानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, परंतु संक्षेप में एक छोटा सा बिंदु अगर लें तो उसमें रतन सिंह को संदेश भिजवाया कि अगर वह सर्वनाश से बचना चाहता है, अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को संदेश दिया था कि अगर वह चित्तौड़ के आक्रमण को रोकना चाहता है, सर्वनाश से बचना चाहता है, तो अपनी पद्मिनी को शाही हेरम में भेज दे। हेरम का मतलब होता है शाही महल, जो मुगलों द्वारा दिल्ली में स्थापित था, उस शाही हेरम में भेज दे। रतन सिंह द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। यह हमारा इतिहास गवाह है कि राजस्थान के चित्तौड़ व राजस्थान के राजपूत शासकों ने किसी के सामने सर नहीं झुकाया। अलाउद्दीन खिलजी के इस प्रस्ताव को रावल रतन सिंह ने अस्वीकार कर दिया। शेरशाह सूरी के समय 1540 ईस्वी में लिखी गई एक पुस्तक मोहम्मद जायसी की एक रचना है जिसका नाम है पद्मावत। मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित वर्णित पुस्तक पद्मावत के अनुसार यह आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा, रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। ये तो थे इनके प्रमुख 4 कारण। अब हम आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार चित्तौड़ पर आक्रमण किए उसके बारे में। यह है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण। अगर आक्रमण का कारण देखें तो हमने बिंदुओं को पढ़ा है, 4 बिंदु। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कब चित्तौड़ पर आक्रमण किया? तो 28 जनवरी 1303 ईस्वी को दिल्ली से रवाना होकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पहुंचा और उसने चित्तौड़ के दुर्ग को चारों ओर से घेर दिया। परंतु रतन सिंह की शाही सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। कहा जाता है कि 2 माह की घेराबंदी के बाद भी शाही सेना को कोई सफलता अर्जित नहीं हुई। ऐसी स्थिति में सुल्तान यानी अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी रणनीति में कुछ परिवर्तन किए। उन्होंने चित्तौड़ की दुर्ग के पास यानी दुर्ग की दीवारों के पास ऊंचे ऊंचे चबूतरों का निर्माण करवाया और उनके ऊपर मंजरीक कहे जाते हैं, जो पत्थरों का पथराव कर सके, बरसात कर सके, पत्थरों से प्रहार कर सके, ऐसे मंजनीक तैयार करवाए और किले की दीवारों पर बड़े भारी भारी पत्थरों से प्रहार शुरू कर दिए। परंतु चित्तौड़ का दुर्ग टस का मस नहीं हुआ। चित्तौड़ दुर्ग ध्वस्त होने वाली स्थिति में नहीं था। परंतु एक घटना जरूर होती है कि लंबे समय के घेराव के कारण कहा जाता है कि दुर्ग की खाद्य सामग्री नष्ट होने लगी। चारों तरफ सर्वनाश के चिन्ह दिखाई देने लगे। अब राजपूत सैनिकों और रावल रतन सिंह के सामने केवल एक ही प्रश्न रहा था कि वह या तो उनसे युद्ध करे और या उनका जो है सहर्ष उनकी गुलामी को स्वीकार कर ले। परंतु राजपूत सैनिकों ने युद्ध करना ही निश्चय किया। राजपूत सैनिक किले के द्वार को खोलकर मुस्लिम सेना के सामने टूट पड़े। बहुत ही भीषण संघर्ष हुआ। रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। उधर पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़ के अंदर कहा जाता है कि पहला जौहर हुआ, यानी आत्मदाह करना, मुगलों के हाथ नहीं आना। इस प्रकार 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अगले दिन सुल्तान ने अपने सैनिकों को आम जनता की कत्लेआम का आदेश भी दे दिया। इस अभियान के दौरान मौजूद अमीर खुसरो ने अपनी रचना जिसका नाम है खजाइन उल फितू यानी तारीख अलाई जिसको कहा जाता है इतिहास में, उसके अंदर उसका पूरा वर्णन किया है और लिखते हैं कि एक ही दिन में लगभग 30,000 असहाय लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम भी बदल दिया और उन्होंने नाम रखा खिजाबाद।
और अपने बेटे खिजा खां को वहां का प्रशासन सौंपकर कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी पुनः दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। खीज खां ने गंभीरी नदी पर एक पुल का निर्माण करवाया। उसने चित्तौड़ की तलपट्टी से एक मकबरा भी बनाया जिसमें लगे हुए एक पारसी लेख में अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक भी बताया गया है, क्योंकि इसका निर्माण मुगल शासक यानी उसके पुत्र खीज खां ने ही करवाया था। अब आगे चलते हैं पद्मिनी की कहानी। पद्मिनी रावल रतन सिंह की पत्नी महारानी पद्मिनी। पद्मिनी के बारे में, महारानी पद्मिनी जिसको इतिहास में जौहर के लिए याद किया जाता है, यह है महारानी पद्मिनी का चित्र। महारानी पद्मिनी के बारे में अगर कहें तो पद्मावत जो पुस्तक है जिसको मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, उस पुस्तक पद्मावत के अनुसार महारानी पद्मिनी सिंहल द्वीप, सिंहल जाति जो सबसे अधिक संख्या में रहती है श्रीलंका में, तो श्रीलंका के गंधर्व सेन नामक राजा की वो पुत्री थी। उसके और बारे में जानने के लिए अब हम आगे चलते हैं। सिंहल द्वीप की राजा की गंधर्व सेन की पुत्री महारानी पद्मिनी, उसी राजा गंधर्व सेन के राजा की पत्नी यानी पटरानी चंपावती ने पद्मावती नामक एक अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न की। उसके बारे में उसके पास हीरामन नामक एक बहुत सुंदर और एक तोता हुआ करता था, बहुत सुंदर तोता था। एक दिन वह पिंजरे से उड़ गया। ये कहानी है पूरी पद्मावती की। वह तोता जो है वो पिंजरे से उड़ गया और एक बहेलिए, बहेलिए का मतलब होता है जो पक्षियों को पकड़ते हैं, उनका शिकार करने वाले, बहेलियों द्वारा पकड़ा जा गया और उस बहेलिए ने उस तोते को ब्राह्मण को बेच दिया। उस ब्राह्मण ने उस सुंदर तोते को चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को 1 लाख रुपए में बेचा। ये पूरी घटनाक्रम हुआ। रतन सिंह की रानी नागमती ने एक दिन श्रृंगार कर रही थी, तब उसने उस तोते से पूछा, क्योंकि वो तोता बोलने वाला तोता था, उस तोते से पूछा क्या मेरे जैसी सुंदर जगत में कोई है? इस पर तोते ने उत्तर दिया कि जिस सरोवर में हंस नहीं आता वहां बुगला ही हंस कहलाता है। अर्थात उसने ये उत्तर दिया कि आपसे भी सुंदर इस संसार में और भी है, और वह मेरी महारानी सिंहल द्वीप की गंधर्व सेन की पुत्री पद्मिनी के बारे में ये वक्तव्य था। रतन सिंह तोते के मुख से पद्मिनी के रूप, गुण आदि की प्रशंसा सुनकर उस पर मुग्ध हो गया, यानी कह सकते हैं योगी बन गया, और वह तोते सहित सिंहल द्वीप चला गया, अर्थात श्रीलंका पहुंचा। अनेक संकट सहता हुआ वह सिंहल द्वीप पहुंचा। तोते ने पद्मिनी के सम्मुख रतन सिंह के रूप, उसी तोते ने पद्मिनी के सामने भी रतन सिंह के रूप, कुल, ऐश्वर्य और तेज की प्रशंसा की। और कहा गया, तोते ने कहा कि तेरे योग्य वर तो यही है, और वह तेरे प्रेम में मुग्ध होकर यहां तक पहुंचा है। बसंत पंचमी के दिन कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन वह बन ठन कर उस मंदिर में गई जहां रतन सिंह ठहरा हुआ था। वहां दोनों एक दूसरे को देखते हुए परस्पर प्रेम प्रारंभ हो गया, प्रेम के बंधन में बंध गए, और अंत में गंधर्व सेन ने उसके वंश आदि का हाल जानकर दोनों का विवाह कर दिया। विवाह के बाद रतन सिंह पद्मिनी के साथ अपनी राजधानी चित्तौड़ लौट आया। पद्मिनी की ये तो था पद्मिनी के रूप वैभव के बारे में। अब हम चलते हैं पद्मिनी की जौहर की कहानी। पद्मिनी का चित्र, और पद्मिनी ने अपने राजपूत रानियों के साथ अग्नि में स्वतः ही जौहर किया था। ये पूरी घटना क्या थी उसके बारे में अब हम आगे। रतन सिंह द्वारा जब मेवाड़ से निकालने गए, यानी एक ब्राह्मण जिसका नाम था राघव चेतन नामक एक तांत्रिक जो था, उसका अपमान करके रतन सिंह ने उसे राजकार्य से निकाल दिया था। वह राघव चेतन तांत्रिक अपना अपमान का बदला लेना चाहता था, और वह दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष वहां उसकी शरण में पहुंच गया। और कहा जाता है कि उसने अलाउद्दीन खिलजी के सामने पद्मिनी के रूप की तारीफ की और उसे चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। इस पर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में चढ़ आया।
जो हमने घटना पढ़ी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की 28 जनवरी 1303 वाली, 8 वर्ष तक घेरा डालने के बाद भी जब सुल्तान चित्तौड़ को जीत नहीं पाया तो उसने संधि प्रस्ताव के बहाने, धोखे से कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को कैद कर लिया और कहा गया कि रिहाई के बदले पद्मिनी की मांग की। जब ये सारी घटनाक्रम की जानकारी पद्मिनी को मिली तो उसने निश्चय किया कि वह राणा को छुड़वाएगी और उसने योजना बनाई। योजना इस प्रकार थी, पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के पास अपनी 1600 रानियों के साथ आने का प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव स्वीकार होने पर पद्मिनी की सहेलियों के स्थान पर पालकियों में, कहा जाता है, राजपूत योद्धाओं को बैठाकर रवाना किया गया। दिल्ली के पास पहुंचकर शाही हैरम में शामिल होने से पहले ही उसने अलाउद्दीन खिलजी के सामने एक शर्त रखी कि वह सबसे पहले अपने पति यानी रावल रतन सिंह से मिलने की इच्छा उसने जाहिर की। सुल्तान ने उसकी स्वीकृति भी दे दी। जब दोनों पति पत्नी मिल रहे थे तो उसी समय राजपूत योद्धा सुल्तान की सेना पर टूट पड़े, उन्हें सुरक्षित चित्तौड़ निकाल लाए। अलाउद्दीन को छल का पता जब लगा तब उससे पहले ही ससैन्य राजपूतों का पीछा किया और चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। रतन सिंह अपने सेना नायकों और वीर सेना नायक जिसको कहा जाता है, गोरा व बादल के साथ लड़ते हुए मारे गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। परंतु पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, उन्होंने जौहर करना निश्चय किया और यही था पद्मिनी का जौहर। पद्मिनी की कहानी के बारे में इतिहास में उल्लेख अलग अलग हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की ये रचना पद्मावत में इस पूरी घटना का विवरण दिया गया है। इसके बाद अब्दुल फजल के अकबरनामा में भी, फरिश्ता की पुस्तक गुलशने इब्राहिमी में भी, हाजी उदिर की जफरुल वली में भी, कर्नल टॉड के एनेल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में भी, और फ्रांसीसी यात्री मनेचुई के स्टेरियो डी मेगोर और मनोत नैणसी ख्यात में भी इस कहानी की कुछ हेर फेर करके उसका उल्लेख किया गया है। बूंदी के प्रसिद्ध कवि हुए हैं सूर्यमल मिश्रण, वह कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने पद्मिनी की कहानी की ऐतिहासिकता को स्वीकार नहीं किया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इतिहास में कुछ ने पद्मिनी की कहानी को स्वीकार किया, कुछ इतिहासकार इसे एक केवल कहानी के रूप में ही मानते हैं। परंतु वीरांगनाओं के बारे में यह कहना कदापि गलत नहीं होगा कि वह इस प्रकार के जौहर से पीछे हट सके। ये थे हमारे रावल रतन सिंह के बारे में। अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, रावल रतन सिंह के पिता का क्या नाम था? उत्तर, रावल रतन सिंह के पिता का नाम रावल समर सिंह था, जिन्होंने 1273 से लगाकर 1302 तक चित्तौड़ पर शासन किया। रावल रतन सिंह का शासन कितने वर्ष तक रहा? उत्तर, रावल रतन सिंह का शासन मात्र 1 वर्ष यानी 1302 से 1303 ईस्वी तक रहा। तीसरा प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के क्या कारण थे? उत्तर, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के 4 कारण थे। पहला, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। दूसरा, मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति। तीसरा, चित्तौड़ की भौगोलिक और सामरिक महत्व। और चौथा था पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? उत्तर, अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी 1303 को दिल्ली से रवाना होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कितने असहाय लोगों को एक दिन में ही मौत के घाट उतार दिया गया था? उत्तर, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजित के बाद एक ही दिन में लगभग 30,000 असहाय लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजाबाद रख दिया। खिजाबाद उनके बेटे का नाम था और अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा प्रशासन उनके पुत्र खिज खां को ही दे रखा था।
अगला प्रश्न, पद्मिनी के माता और पिता का क्या नाम था? महारानी पद्मिनी सिंहद्वीप यानी श्रीलंका के राजा गंधर्वसेन और उनकी पटरानी चंपावती की पुत्री थी। अगला प्रश्न, अब्दुल फजल द्वारा वर्णित पुस्तक का क्या नाम है? अकबरनामा। अगला प्रश्न, कर्नल टॉड ने राजस्थान के इतिहास को अपनी किन पुस्तक में वर्णित किया है? उत्तर, कर्नल टॉड ने एलेंस एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में उसको पूर्णतः वर्णित किया है। अगला प्रश्न, पद्मिनी के जौहर की कहानी को कई इतिहासकार स्वीकार नहीं करते, उनमें प्रसिद्ध इतिहासकार कौन हैं? उत्तर, बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण और बहुत से आधुनिक इतिहासकार पद्मिनी की कहानी को ऐतिहासिक रूप से स्वीकार नहीं करते। ये थे ब्रावर रतन सिंह और पद्मिनी के जौहर की कथा। कल हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। धन्यवाद।